We now move on to our next speaker, Gandhian thinker and scholar, Mr. Avyakt, who will be deliberating on the topic humanitarian aspects of Urvashyam. Shri Avyakt ji is a renowned scholar, truth practitioner, life coach, and emotional healer. A rich academic background, a diverse professional experience, ranging from being a journalist to a leadership trainer and senior development consultant, besides a deeply spiritual journey, equipped him to guide hundreds of youths in the ways they need to realize their larger goals. Shri Avyakt ji is a proponent of Sattvic solution. It is a truthful revolution inspired by ideals of great sages and saints, including Buddha, Gandhiji, Kabir, Acharya Vinoba, and Dr. Ram Manohar Lohia ji. Over to you, Avyakt ji. सबको प्रणाम। जैसा अभिनिवेश ने आज कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही कि लोहिया जी सबसे पहले रसोई में जाते थे और जो घर की गृहिणी होती थी, माता होती थी, बहन होती थी, उनको जाकर के वो प्रणाम करते थे। तो ये जो एक बात है, और एक बात उसने और भी कही अभिनिवेश ने कि लोहिया जी बहुत जिज्ञासु थे। तो जब उर्वश्यम आए लोहिया जी उसी जिज्ञासा के साथ आए, क्योंकि जो सत्य का खोजी होता है वो पहले से बहुत सारे निष्कर्ष लेकर के नहीं चलता है, ना अपने जीवन में और ना अपने ये जो सार्वजनिक उसका जो जीवन होता है, जो अभियान होता है उसमें। लोहिया जी की राजनीति पे बहुत बात होती है। लोहिया जी मूल रूप से राजनीतिज्ञ ही थे और इससे पहले के वक्ताओं ने भी, चाहे सिविल लिबर्टीज पे और बाकी चीज़ों पे, कल भी बहुत सारी वार्ताएं हुई, राजनीति केंद्रित हुई। राजनीति हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन लोहिया जी का एक पूरा पक्ष है उनके जीवन का, उनके चिंतन का, लेखन का, जिसमें वो राजनीति की सीमाओं से थोड़ा बाहर भी जाते हैं और उन्हें पता है कि राजनीति में जो बहुत सारी चीजें आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, उसका स्रोत क्या है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति सत्ता में चला जाए जो सारे संविधान का ऐसे लूप होल्स निकाल करके, कानून का, और सारे तिकड़म लगा करके और सारी संवैधानिक मर्यादाओं को ध्वस्त कर दे, उसका उल्लंघन करे, तो वो व्यक्ति किसी का बच्चा होगा, कभी किसी घर में पैदा हुआ, उसे कोई परवरिश मिली, कोई शिक्षा मिली और किसी राजनीतिक परिवेश में उसका वो बड़ा हुआ, उसने सीखा, सारे तिकड़म उसने वहां से सीखे और उसके बाद जाकर के उसने सारे संविधान, कानून, न्यायालय, इंस्टीट्यूशंस सारे रहते हुए उसने सबको ध्वस्त कर दिया। तो वो बच्चा कभी किसी माँ का बच्चा है, किसी घर में पैदा हुआ, परिवार में पैदा हुआ, ये लोहिया जी जानते हैं। इसीलिए वो लौट के जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे मनुष्य का सृजन होता है। और जब लोहिया उर्वश्यम आते हैं तो उनको सबसे अधिक यही पीड़ा, यही व्यथा उनको व्यथित करती है कि यहाँ का जो मनुष्य है वो भी मनुष्यता से बहुत पीछे है, पता नहीं 500,000 साल पीछे है, क्योंकि वो तो केवल पेट की सोच रहा है। लोहिया के पूरे चिंतन में आप देखेंगे कि वो पेट और मन का एक द्वैत रचते हैं, एक डायकोटोमी देखते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि जहां पर चिंतन केवल पेट तक सीमित हो जाएगा तो पेट से ऊपर जो मन मस्तिष्क है। और हमारी भारतीय परंपरा में तो उपनिषदों में आता है, पंचकोश की कल्पना आती है, जिसमें कहा जाता है कि ये मनुष्य की चेतना का जो उत्थान होता है वो 5 स्तरों पर होता है, जिसमें कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश है, फिर आता है मनोमय कोश और फिर आता है विज्ञानमय कोश, उसके बाद है आनंदमय कोश। तो लोहिया जी कहते हैं कि यहाँ का इंसान तो केवल पेट में पड़ा हुआ है, जानवरों के साथ सोते सोते। वो कहते हैं कि एक कमरे में उर्वश्यम से जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, जो तृतीय उर्वश्यम अभियान जो मार्च 1963 में होता है, वहां से जो उन्होंने पत्र लिखे हैं, उसमें कहते हैं यहाँ का इंसान तो जानवरों के साथ सोते सोते जानवर हो गया है और वो केवल पेट की सोच रहा है। तो वो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सिविल लिबर्टीज की बातें कौन करेगा? ये तो मध्य वर्ग
तक जो जिसकी पहुंच है, उस शिक्षा तक जिसके पास पहुंच है, जो संविधान को समझता, कानून को समझता, दल को, लोकतंत्र के, हम किससे बात करने जा रहे हैं, ये तो बहुत पीछे हैं। तो ये उनको बहुत उद्वेलित करती है कि ये जो चीजें हैं, तो वो एक एक चीज को, जैसा अभिनिवेश ने कहा कि वो माकूम शब्द को लेकर के सोचते हैं कि ये शब्द कहां से आया होगा। इसी तरह उर्वशियम के जिस भी गांव में वो जाते हैं तो वहां से उन्होंने पत्र लिखा है, कुछ पत्र रमा मित्रा को लिखा है, कुछ उन्होंने अखबारों के लिए, एजेंसियों के लिए कुछ बयान जारी किए हैं। उन पत्रों में जब आप देखेंगे कि वो क्या क्या, किस किस संवेदनशीलता के साथ लिख रहे हैं, और उनमें से कुछ पत्रों का जो हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो उर्वशियम के बारे में जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो कई बार ये भ्रम हो जाता है कि लोहिया जी गोवा गए तो गोवा की जय जयकार होने लगती है कि लोहिया जी के लिए गोवा कोई विशेष स्थान रखता होगा उनके हृदय में। फिर लोहिया जी असम आ गए तो असम वाले जय जयकार करने लग जाए। कल भी बहुत सारे असम की और प्रागज्योतिपुर की होता है, हमें एक स्थानिकता होती है और हम उसका थोड़ा सा शोविनिज्म उसमें आ जाता है, एक गौरव गान, एक अतीत का, पास्ट का, ये सब भी आता ही है, ये स्वभाव है मनुष्य का। लेकिन लोहिया जी सबसे ऊपर थे, इसलिए जब वो उनके जो प्रसिद्ध लेख है भारत माता धरती माता, उसमें वो कहते हैं कि इंसान को एक दिन इन सारे कटघरों से मुक्त होना होगा। कहते हैं कि मरता है कोई विदेश में, उनके समय में कोई सेनाधिकारी विदेश में मरा तो उसका प्लेन से लेकर के आ रहे इंडिया कि भारत में उसकी समाधि बनेगी, जलाएंगे, करे, जहां जो मरा वहीं उसको करो। तो ये जो हमारा मोह है, इसमें वो कहते हैं कि पूरी धरती एक है, पूरी मानव जाति एक है। इसलिए जब वो उर्वशियम के गांव में जाते हैं तो उनको एक आश्चर्य वाला वो खोज करते हैं, और ये उनकी शैली थी कि हर शब्द के पीछे जाना और उसकी पड़ताल करना कि ये शब्द क्यों आया होगा। तो जितने भी जनजातियों के इलाके में वो जाते हैं तो उनकी एक अद्भुत खोज है उर्वशियम में। हर जनजाति के नाम के पीछे जब वो जाते हैं कहते हैं कि इनका तो उद्गम है, हर शब्द का अर्थ ही हो रहा है इंसान, आदमी। तो उन्होंने पत्र में लिखा है, थोड़ा हास्यास्पद उसमें लिखा है, हंसते हुए लिखा है कि देखो तुम्हें तो पता है कि मैं विद्वानों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में क्या क्या सोचता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि साहित्यकार कई बार विद्वान भी, चाहे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, इसीलिए वो वेरियर एल्विन की इतनी आलोचना करते हैं कि तुम जो ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हो, इतना सुपरफिशियल नहीं है मनुष्य की यात्रा, उसकी चेतना की यात्रा। तो उसमें वो इसलिए क्या कहते हैं कि ये जो ऊपर ऊपर से अध्ययन करके आदिवासियों का चले जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि लोग आते होंगे ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह और पूछते होंगे कि तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम लोग अपने को क्या बोलते हो, अपनी कम्युनिटी को, तो वो कुछ बोलते होंगे, तो वो नाम लिख देते होंगे, ये इस ये अबोर है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, तो ये सब नाम लिख देते होंगे। उन्होंने कहा आदिवासियों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जनजातियों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनसे जब कोई पूछता है कि तुम क्या हो, कौन हो, तो वो कहता है मैं इंसान हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैं मनुष्य हूं। इसलिए आप देखिए कि कहां कहां उनकी क्या खोज रही है। एक पत्र में वो लिख रहे हैं कि दफला लोग अपने को कहीं बंगनी कहते हैं, कहीं निसी कहते हैं। इन दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है, वो है आदमी, इंसान। लेकिन यहाँ का आदमी आदमी नहीं रह पाया है, वो बहुत पीछे छूट गया है कहीं इस जो सभ्यता का, विज्ञान का जो विकास है। एक जगह और वो कह रहे हैं कि एक दूसरी जाति है, जिससे पूछो उसकी क्या जात है, तो वो कहता है आदि आमी। आदि यानी ऊंची जगह, ठंडी जगह, और आमी यानी आदमी, यानी मैं ठंडी जगह के हम लोग आदमी हैं। उसका भी अर्थ, उस जनजाति का नाम का अर्थ है आदमी है। लेकिन लिखा है कि मैदानी लोग जो है इनको उजड़ समझते हैं, तो वो समझते हैं कि ये इनकी जाति का नाम है। नहीं, ये कहता है कि ये बहुत आगे हैं इस मामले में, क्योंकि ये खुद को केवल इंसान कहते हैं, यहाँ जाति का प्रवेश नहीं हुआ है। हाँ, फिर वो कहते हैं कि इनकी जो उपजातियां हैं वो भी खुद को बंगनी, यानी उस बंगनी में नी का मतलब है आदमी, इंसान, तो ये भी उनकी खोज है। फिर वो कहते हैं कि
कहीं पे लोग खुद को ईदू कहते हैं, कहीं मीदू कहते हैं। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ बताते हैं कि वो आदमी है। मीदू माने कहते हैं नदी वाला आदमी, जो नदी किनारे के लोग हैं वो खुद को मीदू कहते हैं, यानी नदी वाला आदमी कहते हैं। तो उर्वशियम से जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं उसमें सब में उन्होंने कहा कि यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं सबके नाम में जो है ये आदमी लगा, इंसान लगा ही हुआ है? मीजो, एक जगह जो कहते हैं लुशाई वाले अपने को मीजो कहते हैं, मीजो में भी उन्होंने कहा कि मी माने भी क्या, आदमी, और जो माने जो ऊंची जगह ठंडी जगह पे रहता हो। तो इस तरह से वो देख रहे हैं। दूसरा, जैसा कहा कि लोहिया जी कहीं जा रहे हैं, जिज्ञासु बन के जा रहे हैं, तो केवल वहां की जय जयकार नहीं कर रहे हैं, वो तटस्थ होकर के उस चीज की पड़ताल कर रहे हैं। तो जो चीजें उन्हें उर्वशियम में खटकती हैं उसके बारे में भी उन्होंने पूरी ईमानदारी से लिखा है। तो यहाँ बहुत प्रसन्न होने की भी बात नहीं है कि ऐसा उर्वशियम में आए और बहुत यहाँ की स्थानिकता का उन्होंने जय जयकार कर दिया हो। जो सत्य का खोजी होता है वो इस मामले में बहुत निष्ठुर होता है, बहुत निर्मम होता है, बहुत क्रिटिकली वो हर चीजों को देखता है, अपने को भी देखता है। इसीलिए जब लोहिया जी यहाँ उर्वशियम में जा रहे हैं और रास्ते में वो गाड़ी से जा रहे हैं, जीप से जा रहे हैं, तो कहीं रास्ते पर चलते कोई महिला मिल गई, अकेले में फंस गई है, तो उसको वो बिठा लेते हैं, उससे बातें करने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि जहां जहां मैं जाता हूं यहाँ उर्वशियम में, तो देखता हूं कि कान जो महिलाएं छिदा रही हैं, नाक छिदा रही हैं, या ये जो गोदना, ये जो टैटू ये सब करवा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि सिक्के के बराबर उन्होंने अपने कान छिदवा रखे हैं महिलाओं ने। तो उनको आश्चर्य होता है कि इतना ज्यादा क्यों, इतना ज्यादा क्यों। तो वो पत्र में लिख रहे हैं कि देखो, इनको देख करके तो मुझे यही लगता है कि जैसे पिंजड़े के पंछी को पिंजड़े से प्रेम हो जाए। उन्होंने कहा, मैंने महिलाओं से पूछा कि तुम ये क्यों करती हो? कहती हम श्रृंगार के लिए करते हैं, सुंदर दिखने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम तो पहले ही इतनी सुंदर हो, बिना श्रृंगार के ही तुम इतनी सुंदर हो, क्योंकि कुदरत ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसे ही बहुत सुंदर है। तो वहां वो कहते हैं कि देखो कि ये जो हीनता बोध है, मुझे और सुंदर दिखना है, तो पहले तो छोटा छेद किया होगा, फिर करते 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 इतना बड़ा छेद कान में, नाक में कर रही है यहाँ की महिलाएं। और आज भी देखते हैं कि फैशन में पहले छोटे ईयररिंग्स होते थे, अब होते होते तो कितने बड़े बड़े ईयररिंग्स, अब एथनिक के नाम पे बहुत सारी चीजें मेन स्ट्रीम में आ गई हैं। तो ऐसा वो बहनों को, और वो एक महिला को ही चिट्ठपत्र लिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो जो लोग कहते हैं कि मिसोजिनिस्ट है, महिलाओं का ऐसे मूल्यांकन करते हैं, उनको कटु कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो महिला बन के भी सोच रहे हैं कि इनको कितना कष्ट होता होगा इन सब से। तो कहते हैं कि ये पिंजड़े की मुनिया है, जिनको पिंजड़े से प्यार हो गया है, और ये उसी श्रृंगार को सब कुछ समझ रही हैं, उसमें ये फंस गई हैं। ये लोहिया जी उर्वशियम की जनजातीय महिलाओं के बारे में लिख रहे हैं। तो ये एक बात है। एक जगह वो जाते हैं तो वहां देखते हैं, वो पत्र में लिख रहे हैं कि देखो, ये जीरो से वो गुवाहाटी जा रहे हैं। 26 मार्च 1963 को एक पत्र में लिख रहे हैं कि देखो, आज मैं सुबह सुबह तुम्हें पत्र लिख रहा हूं और सोचा कि आज तुम्हें अच्छी अच्छी बातें लिखूंगा, लेकिन क्या कहूं, पत्र लिखते समय कुछ ऐसा दृश्य याद आ गया उर्वशियम का कि मैं तुम्हें क्या अच्छा लिखूं, सब कुछ अच्छा तो नहीं लिख सकता ना। तो वो कह रहे हैं कि कल मैं कहीं गया था ये उर्वशियम में, और यहाँ एक निशी जनजाति है जिन्हें बाहर के लोग दफला कहते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ मैंने देखा कि पुजारी खुद जो है वो मुर्गे की बलि दे रहा है, और मुर्गे के क्या पंख फड़फड़ा रहे हैं, खून निकल रहे, खून की बूंदें निकल रही हैं, और वो उसकी बलि दे रहा है, और उसके पंख को नोच करके वो खंबे के एक देवता पे लगा रहा है उस पंख को, है। और गांव का जो बूढ़ा है वो अपनी बीमारी को भगाने के लिए कोई पूजा अनुष्ठान कर रहा है, और उसके चक्कर में एक कुत्ते की भी बलि दी गई है, कुत्ता भी मारा चला गया है। मैं तुम्हें क्या लिखूं, केवल अच्छी अच्छी बातें क्या लिख सकता हूं। फिर आगे कहते हैं कि उसको तो क्या कहूं, यहाँ एक भैंस होता है जिसको वो मिथुन कहते हैं, उसको भी काटा गया है, और जो यहाँ जितना धनाढ़ होता है उसकी शादी में उतने मिथुन काटे जाते हैं। तो ये जो बलि देख करके, ये जो जीवों की हत्या देख करके लोहिया का जो कोमल मन है, अहिंसक मन है, वो जो
दहलता है, वो जो दुखी होते हैं, इस पर भी वो लिख रहे हैं। जीवन के ये सारे जो आयाम हैं, इस पर हम बातें नहीं करना चाहते। राजनीति की बातों पर बात करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें इसकी उसकी सबकी बात कर लो, सबकी आलोचना कर लो, ये पार्टी वो पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, क्या क्या पापा बात करते रहो, उस पर अंत नहीं है। लेकिन ये जो समाज की, जो परिवार की, मनुष्य की हिंसा की, अगर हम जैसे ही कहें कि सात्विकता की बातें करें, तो फिर वहां बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमारे जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है ना। लोहिया जी उसकी बात कर रहे हैं और उर्वशीयम से कर रहे हैं। तो ये हमें देखने की जरूरत है? ऐसे ही बहुत सारे प्रसंग हैं। एक जगह वो कहते हैं कि यहाँ मैंने देखा कि लोग खेती करने के लिए जंगल को जला रहे हैं, वहां भी उनका हृदय दहलता है। जंगल को, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जंगल भी रहे और खेती भी हो? तो क्यों ना उर्वशीयम में हम फलों की खेती करें, जिसमें पेड़ भी हो, जंगल भी हो और फलों का यहाँ उत्पादन हो। इसकी पूरी योजना लोहिया जी उर्वशीयम से लिख रहे हैं और कह रहे हैं ये सब जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता है, ये सब कानून से नहीं हो सकता है, कानून से हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है, और किसी को छोटा बता करके, नीचा बता करके भी नहीं हो सकता है। ये तो अपने जीवन से जी करके, बता करके और आदर्श बन करके हो सकता है। ऐसी प्रेरणा लोहिया जी कहते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं। ये भी वो कहते हैं कि यहाँ जो ये आर्य और मंगोल का जो हम विभाजन करते हैं, इसको भी डिबंक करने का काम लोहिया जी करते हैं और कहते हैं कि मैं तो यहाँ उर्वशीयम में घूम रहा हूँ, सब तो मेरे ही जैसे लगते हैं, सब तो अपने ही लगते हैं, इसमें क्या आर्य, क्या मंगोल, क्या द्रविड़। तो ये जो विभाजनकारी राजनीति होती है, यहाँ लोहिया जी भी इससे बहुत भड़कते थे। कोई उनसे पूछे कि भाई तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारी जाति क्या है, पिता का है, गोत्र क्या है, कहाँ के, किस कस्बे के हो, किस गांव के हो, यहाँ भी लोग मुझसे भी पूछते हैं। तो ये बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम उन्हीं अस्मिताओं में, उन्हीं आइडेंटिटीज में जीते रहते हैं। वही रूप, वही पद, वही बल, वही धन, वही दिखावे, वही कपड़े, इन्हीं सब में हम उलझे रहते हैं। तो वही भोजन, दिन रात वही चिंतन। तो लोहिया जी कहते नहीं, जो पेट से ऊपर, जो मन की, हृदय की, जो चेतना की जो बात है, मनुष्य बनने की जो बात है, इन सब पे हमको सोचना होगा, और तभी ये सारी चीजें भी आएंगी। हम जो आंदोलन करेंगे उसमें बल कहाँ से पैदा होगा? जो बल गांधी जी में पैदा हुआ, लोहिया में पैदा हुआ, वही बल हमारी आवाज में क्यों नहीं पैदा होता? क्यों नहीं पैदा होता? ये एक सोचने की बात है। ये जब तक हम नहीं सोचेंगे, तब तक तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। न परिवार में परिवर्तन नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, अपनी संतान में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे की हम क्या ठेका लें? जब हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, तो वो दिल्ली में सत्ता में बैठा जो रजोगुणी व्यक्ति है, जिसके पास सेना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, पैसा है, वो क्या तुम्हारी बात सुनेगा? चिल्लाते रहो, नहीं सुनेगा। और तुम में एकता कैसे होगी? तुम खुद ही एक नहीं हो पाओगे, इतने खंड खंड में बटे हुए हो, और इतने भीरू हो, कायर हो, खुद डरे हुए हो। इसलिए जो भय से निकलने की बात है, भय से कौन निकलेगा? जब तुम्हारा जीवन, कल ही किसी से बात हो रहा था, अभी सभी चुप क्यों हैं? सारे एनजीओ वाले चुप हैं, सारे पार्टी वाले चुप हैं, सारे साहित्यकार, प्रोफेसर, कवि सब चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? ये डर का स्रोत क्या है? ये डर का स्रोत है इसलिए बहुत दागदार है हमारा जीवन। छोटे छोटे लोभ में, क्षुद्र लोभों ने अपने को इतना गिराया, इतना फंसाया, इतना संग्रह किया कि अब उसको खोने का डर है। बोला तो मारा गया, जान का डर है, वो उससे हम कैसे निकलेंगे? इसलिए लोहिया जी कहते हैं कि जब तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, तभी तुम्हारी आवाज में वो पैदा होगी वो बात। लोहिया जी खुद इतने अक्खड़ थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, लेकिन गांधी जी ने कहा तू सिगरेट पीना छोड़ दिया, और कहा कि नहीं, बात तो सही है। जब मैं ही खुद इतना कमजोर रहूंगा, ऐसा नशेड़ी रहूंगा, तो मेरी बात का क्या असर होगा समाज में? क्या असर होगा समाज में? किस हक से, किस मुंह से मैं दूसरों को समझाऊंगा, जब मैं ही व्यसनी रहूंगा, मुझ में इतनी बुरी आदतें होंगी। इस तरह से आत्मावलोकन की जरूरत है। भारत का गृहस्थ इतना कमजोर हो गया है, उसका जीवन इतना सड़ गया है। लोहिया जी कहते थे, इसी उर्वशीयम से चिट्ठी में वो कह रहे हैं, तुम्हारा मन इतना सड़ा हुआ है, इतना पुराना मन है कि तुम क्या ही करोगे, उसमें तो नए विचार ही नहीं आएंगे।
तुम अपने जीवन में प्रयोग क्या करोगे? तुम्हारा जीवन प्रयोगशील ही नहीं हो पाएगा। क्या प्रयोग करोगे जीवन में? सिर्फ देखा देखी, नाच नौटंकी कर रहे हो जीवन में। सिर्फ वो जो होड़ है, हम भी कुछ हो जाएं, हम भी दिखा दें, उसमें तो तुम नकलची ही होगे ना। तो ये जो नकलची बनने का जो खेल चल रहा है, ये जो सड़ा हुआ तुम्हारा मन है, ये जो हीनता बोध है तुम में, इसको लोहिया जी ललकारते हैं। कहते हैं उससे बाहर निकलो, क्योंकि कमजोर गृहस्थ, दुर्बल गृहस्थ, सड़ा हुआ गृहस्थ कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अपने जीवन में तो कर ही नहीं सकता, अपने दाम्पत्य जीवन में नहीं कर सकता, अपने संतान के जीवन में नहीं कर सकता, तो किसी प्रधानमंत्री को बदलने की बात, इसी मूर्खता भरी बातें हैं ये सब। ये लोहिया जी कहते हैं, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक तो देखिए ये सब वही, जैसा कहा उस भाई ने, बातें करते हैं, जय जयकार करते हैं, यहाँ से जाएंगे और फिर से वही ढर्रा। कोई जीवन में ताजगी नहीं, कोई स्फूर्ति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई मोद नहीं, सबके लटके हुए चेहरे, उदास चेहरे। क्यों? अरे वो ताजगी कहाँ गई तुम्हारी? मनुष्य हो, मनुष्य हो तो मनुष्य का तेज तुम्हारे चेहरे पे खिलना चाहिए, वो आनंद तुम्हारे चेहरे पर खिलना चाहिए। तो वो जो आनंद खिलना चाहिए, वो आनंद हम सबके जीवन में आए। इस सब का चिंतन लोहिया जी को उर्वशियम के उस प्राकृतिक वातावरण में चलता है और वहां से वो लिख रहे हैं। तो केवल इसीलिए हमें लगा कि इस पहलू को भी आना चाहिए। हमने तो यही कहा था अभिषेक जी को कि भाई ये सब बातें, इससे तो हमें मुक्त ही रखिए, और ये केवल कोई ऐसी महानता की बात नहीं है, कोई विशेषता की बात नहीं है। लेकिन फिर लगा कि शायद ये पक्ष कहीं छूट जाता है हमसे, क्योंकि जब तक दूसरों की बातें होती रहती, ये पार्टी वो पार्टी, ये सरकार वो सरकार, तब तक तो बहुत आनंद आता है। जैसे ही खुद पे बात आती है तो हम कहते हैं, हमें झेप हो जाती है, हम बगल झांकने लगते हैं और हमें बुरा भी लगता है कि ये आदमी जो बोल रहा है ये खुद क्या है, ये कौन है, इसको क्या बोलने का हक है। इसका भी अतीत खंगालना ही चाहिए, क्रिटिकली भी देखना चाहिए कि आदमी कौन है, उसके बारे में जानना भी चाहिए, क्योंकि ये भी धोखा हो जाता है, ये भी धोखा हो जाता है। बहुत सारे, हम तो बातें बनाने में ही माहिर हैं, हमारी सारी शिक्षा इसी की हुई है कि बातें बना करके अपनी छवि कैसे बनाओ, और बाकी सारा भंगार उस अंधेरे कोने में, वहां सारी हिंसा चलती रहे, बाहर महिलाओं का झंडा बुलंद करते रहे और घर में अत्याचार करें महिलाओं पर, बेटियों पर, ये भी होता है। तो इस द्वैत को लोहिया जी जान सकते थे, इसलिए भारत के गृहस्थों की जो सबसे कमजोर नसें लोहिया जी ने पकड़ी हैं, राजनीति में रहते हुए संतों ने तो खूब पकड़ा है और संतों ने खूब चोट किया है, लेकिन राजनीति में जो एक कबीर होना चाहिए, जो सीधे बोलता हो, ऐसे लोहिया जी थे। और यही कुछ निवेदन, आप हम सबको आपस में एक सत्संग करना था, तो यही कुछ निवेदन के साथ में आया था। कहीं कुछ हृदय को चुभा हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए, लेकिन फिर भी यही निवेदन करते हुए कि जब तक हम गृहस्थ नहीं बदलेंगे, जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा, अहिंसक नहीं होगा, तब तक ये सारी बातें बेमानी होंगी। ये बात हम समझते हैं, अब करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। Thank you, Abhirji, for unveiling the inherent beauty of Urvashyam and its humanitarian aspects as perceived by Dr. Lohia. Dr. Lohia did not just uphold and fought to establish equality, but he wanted to foster human bonds and wished that people harmonized through eternal bonds of kinship. We now move on to our next speaker, Shri Shahnawaz Ahmed Qadri, President, Lok Bandhu Raj Narayan Ke Lok Trust, and would speak on communal harmony, and Dr. Ram Manohar Lohia. Shahnawaz Ahmed Qadri from Lucknow have been a close associate of Lok Bandhu Raj Narayan Ji and played an active part in the socialist movement with him. He has published many research books on Raj Narayan Ji. His new book on Raj Narayan Ji is to be launched on 22nd December 2022 in New Delhi. Here we have Shahnawaz Ahmed Qadri Ji. Over to you. सभी उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथियों और कुछ कहने के पहले सब इस
इस आयोजन के आयोजक अभिषेक जी और उनकी टीम को साधुवाद, बधाई। विपरीत माहौल में, विपरीत परिस्थितियों में जिन सवालों पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, 65 साल पहले जिस आंदोलन को डॉक्टर लोहिया ने संघर्ष के जरिए जीता था, उसकी आज हम 65वां साल मना रहे हैं। इसलिए आयोजक मंडल बधाई के पात्र हैं। हमको विषय वो दिया गया जिस विषय पे आजकल न कोई बोलना चाहता है, न कोई सुनना पसंद करता है। अभी विजय नारायण जी जिस बात को कह रहे थे, पूरे तरीके से लोहिया के जाने के बाद लोहिया के लोगों ने ही तात्कालिक फायदे के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, सरकार के लिए लोहिया को किनारे रखा और लोहिया की दो बातें पकड़ ली कि हम बड़े दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, इसलिए छोटे दुश्मनों को साथ ले लेने में बुराई नहीं है, ये डॉक्टर साहब कह गए थे। सही कहा। लेकिन हमारे उन मित्रों ने बड़े दुश्मन को हटाना तो दूर रहा, छोटे दुश्मनों को लोहिया के संस्कार भी नहीं सिखा पाए। हम उन छोटे दुश्मनों के रंग में खुद रंग गए और समाज लोहिया की दृष्टि से इतना दूर हो गए कि आज जब इस काम को शुरू करना हो तो हमारे आप जैसे लोगों को निश्चित रूप से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सांप्रदायिकता में बोलने की जरूरत इसलिए है, हम अपने बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। जब राजनारायण जी का सम्मान शाहनवाज कादरी ले सकते हैं तो कोई तो कारण होगा सांप्रदायिकता पे बात करने का। ये अपने आप में स्पष्ट है। ठीक है, डॉक्टर साहब के मरने के बाद हमारे लोगों ने समाज में डॉक्टर साहब की जो कल्पना थी, जाति विहीन, धर्म के लिए हर आदमी को अपने धर्म की आजादी, लेकिन सर्वधर्म समभाव, हर धर्मों का समान रूप से आदर करने के लिए भी डॉक्टर ने कहा था, हम इसे भूल गए। हमारे सोशलिस्टों ने, हमारे लोहियावादियों ने जाति विहीन की जगह जात की राजनीति करना शुरू किया। उपलब्धि मिली तात्कालिक, लेकिन समाज में डॉक्टर लोहिया के खिलाफ जो लोग थे उनको हमने दिन प्रतिदिन मजबूत किया, जिसका नतीजा आज हमको भोगना पड़ रहा है। अगर हम जात विहीन समाज की बात करते, सभी धर्मों के आदर की बात करते, तो हमारा जो सोशलिस्टों का समाज में स्थान था वो धीरे धीरे बढ़ता और शायद हम उस कल्पना को साकार कर लेते। लेकिन हमारे लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम तो ये कहते हैं हमने भी नहीं किया, हम उससे अलग नहीं हैं। अब सवाल ये है
कि आज की परिस्थिति में होना क्या चाहिए। किसी को इतना दबाया जा रहा है, किसी को इतना इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है, किसी को समाज में उस स्थान पर बैठाला जा रहा है जहां से समाज अगर उठेगा तो देश नहीं बचेगा। हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है, हम जिस स्थान पर हैं, जिस जगह पर हैं, वो हम अपने जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पे अपने आप को, परिवार को, समाज को और उसके आगे बढ़ करके जो हमारा क्षेत्र हो वहां तक जाएं। लेकिन ईमानदारी की बात है कि ये प्रयास हमने भी बंद कर दिया है। अभी विजय जी कह रहे थे कि जब ये हटेगा तब हम इसको करेंगे। इसकी कोई सीमा है कि ये कब हटेगा? आप समाज में निकलिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ जब बात करिए तो मुद्दे में बात करने को कोई तैयार नहीं होता। वो ये कहेगा कि उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए ये होगा। एक छोटा सा उदाहरण है, आज पिछले 4, 5, 6 दिनों से चल रहा है। किसी के नाम का एक हिस्सा ले लिया गया और पूरा देश की मीडिया उसको उस नाम से संबोधित करके एक धर्म विशेष के साथ जोड़कर पूरे देश का माहौल गंदा कर रही है, जहर फैला रही है। और दुर्भाग्य ये है कि इस देश में कोई उस बात की सफाई देने को तैयार नहीं है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं बगैर नाम लिए। वो उस धर्म का नहीं है, वो किसी दूसरे धर्म का है, लेकिन उस धर्म के साथ जोड़ करके पूरे देश के बहुसंख्यकों को यह बताया जा रहा है कि इनकी क्रूरता यहां पहुंच गई है। अगर इससे मुकाबला नहीं करोगे और इससे मुकाबला करने के लिए हमारी छतरी के नीचे रहोगे तभी मुकाबला हो सकता है। हम समाज में सोशलिस्टों ने 62, 67 डॉक्टर साहब के मरने के बाद हमने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, हमने अपने आप को सरकार में जाने के लिए अपने सिद्धांतों की तिलांजलि दी है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा और अगर इसको हम स्वीकारेंगे नहीं, डॉक्टर लोहिया का सपने कहां पूरा करेंगे हम? डॉक्टर लोहिया जात विहीन, धर्म विहीन, देश विहीन, वो तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे हिंदुस्तान को ले जाना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि पूरी दुनिया की एक पार्लियामेंट बने। हम तो अपना घर नहीं बना पाए आज तक। समाज में जिस जहर को पैदा किया जा रहा है और जिस दूरी को बढ़ाया जा रहा है, हम सोशलिस्टों की जिम्मेदारी है कि हम उस खाई को बांटने का काम करें। अगर आज नहीं करेंगे तो ये खाई इतनी बढ़ जाएगी कि अब इसे बांटना संभव नहीं है, मुश्किल है। मैं नहीं कहता किसने गलती की, लेकिन आप इस बात को मानो कि इस देश में, इस देश की आजादी में, इस देश के उत्पादन में, इस देश के अर्थव्यवस्था में अगर एक आपका छोटा कुलीस, एक अल्पसंख्यक वर्ग योगदान दिया है तो उसको आप नकार नहीं सकते। केवल बुराई के आधार पर आप नकार नहीं सकते। व्यक्ति गलती कर सकता है, समाज कोई गलत नहीं करता, लेकिन समाज की गलती ये है कि उस एक गलती करने वाले को वहीं पर रोकता नहीं है। ये समाज की गलती है, ये हमारी गलती है। हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमको गुण दोष के आधार पर तय करना पड़ेगा। हमको जात और धर्म के आधार पर अपराध नहीं तय करना पड़ेगा। आज हम अपराध
जात और धर्म के नाम पे तय कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी उसी बात को कहता है कि कश्मीर फाइल देख लेना। ये प्रधानमंत्री कहेगा जब, तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारे जैसे लोगों की, जो हम कहते हैं कि हम लोहियावादी हैं, हम लोहिया के मानने वाले हैं, हमने स्वयं लोहिया को बुला दिया। हमने अगर लोहिया को याद रखा होता तो हम सिद्धांत विहीन समझौतों पे राजनीति पिछले 30 साल तक नहीं करते रहते। आज भी हमारे मित्र इस बात को कह रहे हैं कि रास्ता क्या है, सांप्रदायिकता से लड़ने का रास्ता क्या है, परिवर्तन का रास्ता क्या है। आप बात मुद्दों में करो, आप जमीन की खेती की बात करो, आप मजदूर की मजदूरी की बात करो, आप किसान के शोषण की बात करो, आप बात इस बात की करो कि नौकरियां कितनी जा रही हैं, आप इस बात की बात करो कि नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं। अगर आप इस पे बात करोगे, जब मूल आधार पे बात करोगे, तो धर्म जात ये सारी चीजें पीछे चली जाएंगी। हम मुद्दे पे लड़ना छोड़ चुके हैं, हमको मुद्दे पे लड़ना पड़ेगा। पूरे देश का मुद्दा एक है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। हम उस पे लड़ने को तैयार नहीं। सांप्रदायिकता कोई आज थोड़ी पैदा हुई। हमारी सांप्रदायिकता तो बंटवारे की नींव पड़ी, पावर ट्रांसफर हुआ, हमारे नेताओं का यह कहना था कि इसके बाद हल निकल जाएगा, हम दोनों बड़े सुकून से रहेंगे, सलूक से रहेंगे, हम दोनों तरक्की करेंगे। ईमानदारी की बात है, ये सोच गलत थी। हमको पावर ट्रांसफर की जल्दी थी, हमको सत्ता में जाने की जल्दी थी, वरना किसी भी हालत में बंटवारा स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारी मूल गलती जो बुनियाद में पड़ गई, हमारी बुनियाद गलत हो गई। अगर उस समय हम लोग, हाँ, हम इस बात को कह सकते हैं कि डॉक्टर लोहिया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग इसके विरोधी थे, विरोध किया, लेकिन विरोध हमारा सत्ता पाने वालों के ताकत के मुकाबले नगण्य था, जिसकी वजह से बंटवारा हुआ। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो इस देश में शिक्षा प्रणाली धर्म के आधार पर क्यों स्थापित हुई? मैं सबसे सवाल करना चाहता हूं। अगर एक शिक्षा होती, एक स्कूल होता, तो इस 75 साल के अंदर 2 जनरेशन साथियों का पैदा होता, कुलिक्स का पैदा होता, हिंदू मुसलमान ऊंच नीच का नहीं पैदा होता। शिक्षा की नीति हमारी उस समय अगर डॉक्टर लोहिया के सपनों के अनुसार होती तो शायद सांप्रदायिकता का जहर बहुत हद तक कम हुआ होता। रिजर्वेशन, क्यों रिजर्वेशन? हम 60% देने को तैयार थे डॉक्टर लोहिया के नीतियों के अनुसार, 60%। उस 60% में कौन लोग थे? लेकिन सरकार ने क्या किया? समाजवादी सरकारों ने क्या किया? वो उससे अलग नहीं है। जो कुप्रथा चली, जो अव्यवस्था चली, लकीर के फकीर हम सोशलिस्ट भी उसके आगे पीछे चलते रहे। आज लोहिया नहीं पैदा होंगे, लेकिन लोहिया का विचार इतना मजबूत है, और मुझे यह कहने में भी कोई हिचक नहीं है कि लोहिया ने जिस टीम को पैदा किया था, लोहिया ने जो दूसरी लाइन बनाई थी, उसमें कर्म क्षेत्र में राजनारायण के अलावा किसी ने भी सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ा। मधुलिमय जी से ज्यादा नहीं लड़ा। बाकी लोग
एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे। अगर हम सारे लोहियावादी सांप्रदायिकता से लड़ते होते तो जिन 62 में, 67 में, 77 में जब सरकारें बनी तो हमारा सामाजिक ढांचा इतना लचर नहीं होता कि एक हवा में उड़ के चला जाता। हम अपनी कमजोरी पहले खोजे। हम सोशलिस्टों ने भी गलतियां बहुत की हैं, लेकिन हर गलती के बाद सुधार तो होना ही चाहिए। हमको लगता है कि समय हमने ज़्यादा ले लिया और ये ऐसा विषय है जिस विषय पर बात करने के लिए समय हमेशा कम पड़ जाता है। मैं आज की परिस्थितियों में ये कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं अपने सोशलिस्ट मित्रों से। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा पड़ोसी से हमें कोई खतरा नहीं है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी को हमसे कोई खतरा नहीं है। हम चाहते हैं कि हर सोशलिस्ट सिर्फ अपने आप को, अपने पास पड़ोस को, अपने महल्लों को, अपने गांव को डॉक्टर लोहिया के अनुसार बना ले। हमारी जीत इसी में है। धन्यवाद। कद्री जी, आपने मंच पर आके जो इतने ऊंचे विचारों का मंथन किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। So far we have been listening to prominent speakers who enlightened us with their valuable thoughts and ideas on India's socialist movement and others. We from Urvashiam are indeed indebted to you for this threadbare discussion on such relevant issues. May I now call upon our next speaker, Prashant Nayak from Goa, who is a prominent speaker and social activist. Okay, I believe Prashant Nayak ji will be speaking a little later. Now we have before us Professor Sunita Kumari Sharma from Veer Kunwar Singh Ara University, Bihar. Thank you very much, ma'am. इस सभा में उपस्थित सारे माननीय सभी को मेरा प्रणाम। मैं इस मंच से कुछ राजनीति तो डिस्कस नहीं करने आई हूँ। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं अपने को स्टूडेंट ही मानती हूँ और इन्वायरमेंट पे मेरा रिसर्च है। लेकिन इस विचार मंथन में आने के बाद मुझे भी अपने कुछ विचार रखने की इच्छा हुई, जिसको मैं अपने एक छोटे से प्रेजेंटेशन के द्वारा रखना चाहूँगी। I just wanted to portray the complete humanitarian aspect of Dr. Lohia. That is, what was his concept about women thinking? He was living in a time when women's freedom was a far, women का empowerment और freedom जो था उसका बात करना बहुत दूर की बात थी। लेकिन उन्होंने उस समय में भी उस कंसेप्ट को इतने क्लियर ढंग से रखने की कोशिश किया। एक जो बातें सामने आई कि वो हर एक घर में प्रत्येक स्त्रियों से मिलते थे, किचन में जाते थे और उनके प्रॉब्लम समझते थे। तो दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Where are the energy running the society coming from? From the ultimate kitchen of the every home. He just got the source of that. From where we can transform the entire society, entire man, entire family, and the entire Rajniti also. So, I'm just trying to keep a small eye on that. Second slide, please. One aspect of Dr. Ram Manohar Lohia was that he was although a non-conformist, rational and sensitive human being, but equally he was a profound, innovative and brilliant thinker. He was one of the most ignited and profound thinker of 21st century. He dreamed of a society based on democracy, socialism, justice and peace. He visualized a world without borders and barriers. He was undoubtedly a first nationalist and global citizen. He dreamed of a society with coalition of backward caste, Adivasis, minorities, working class and women, which
would unitedly oppose all the different axes of power, caste, class, race and gender in a new perspective. He was one of the rare breed of leaders of 20th century. वो जहां अन्याय देखते थे वहां खड़े हो जाते थे. That was another aspect of that. He gave a serious thought to the gender equality question in that time. He had a strong belief that gender equality was a prime precursor for the gender revolution in society. He also believed in the dignity of women and regarded work as central to women's dignity. He strongly condemned female infanticide dowry system and blamed it on the patriarchal mindset that he argued could be displayed by both men and women. He wanted his mindset to ruthlessly and systematically forced out and destroyed. Every word of every sentence that Lohia said on gender question was a strong strike on the patriarchal mindset of that time. He had a clear view that patriarchy is a monster which is engulfing our society, which is still now prevailing. He did not see women as empty beauties. Rather, he saw them as fortune makers within the home and the society and for the entire mankind. He gave the example of Lord Shiva in a story. When a devotee had refused to worship goddess Parvati alongside him, Lord Shiva then took on the shape of the Ardhanarishwar, half man and half women. Perhaps he is trying to tell us that human beings are a blend of masculinity and femininity, so we should respect that aspect of a man also. That the potential equality in the relation between all the sexes is also and genders is also very, very important. He wrote an essay, Draupadi or Savitri, in which he idealized the fairy with dark backdrops over the submissive Savitri on the demure side of Indian mythology, and said rhetorically, if the myth of Savitri exists, please mention another parallel instance where a devoted husband brought back his wife from the dead, rescuing her from the clutches of Yama. So it is true that Lohia's contribution in the women's question was only in the realm of ideas. At best, specific demands for women's empowerment made in party's resolution and not really in concrete action. Yet it is quite relevant today because women's problems have rather increased, not decreased in the present society. His critical appraisal and suggestion are of immense use today now because the mode of problems has also changed for the women's sector. According to Dr. Lohia, women empowerment implies equality of opportunity and equality between genders and ethnic groups, strengthen life chances of collective participation in different spheres of life. Power is not a commodity to be transacted or not to be given away as alms. Women have to acquire it. That was his concept. And he also need to exercise it. In Lohia's view, participation of women in the policy-making process at the domestic and public level is the most important indicator of women empowerment. He believed that goal of women empowerment depends on their threefold resolution. First, to change the people's mindset. The second is to create changes in their lives. And third is to change the social structure. He did not think it as a mere act of kindness towards women. Rather, he wants that both men and women must come out of the psychological trap of gender bias and this caste and creed bias in which they have been got entangled. Hence, the ultimate goal of women's empowerment even today can be possible from Lohia's only vision of four-pillar state where women must have participation in the economic sphere, political sphere, judicial sphere and the social sphere without any discrimination regarding gender. So this is the high time to turn to Lohia's guidance to reach the goal of women empowerment even in 20th century. Thanks to this Lohia Research Foundation and the concept of this Lohia's principle of equality, which is still existing and it is now getting more relevance today in the society where we are each and everybody, we all are trying to change the others. The whole mess in the society, in the mankind and the society is existing are arising when we are trying to change the others and trying to control the others. Why not, as Mr. Abhyak has said that why not the changes start from transforming from within? Which was a basic concept of Dr. Lohia, that we want to transform all the humanitarian
A man should be a whole concept of human, where all the humanitarian aspects should be there. Respect for each and everybody, for each and every things, even the non-living things. So, and that was only the basic concept of Sanatana, and the whole world has to recognize this. So, it's a high time we should look for this Lohiya's concept and to move forward. Thank you very much to all the people concerned with this mission. Thank you all. Thank you, ma'am. You've so beautifully highlighted the issues of gender differences that Lohia stood for. And may I now call upon Abhishek ji to say a few words here. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आज वाकई एक गंभीर सत्र चल रहा है, दूसरा दिन। एक विषयगत बातों पे चर्चा हो रही है। जितने भी वक्ताओं ने अपना व्याख्यान दिया काफ़ी अच्छा। दोपहर के भोजन के बाद हम लोग प्रतिनिधि सम्मेलन होगा जिसमें हम अपनी बातें रख सकते हैं। वह अपनी खुद में एक थोड़ी सी आज़ादी होगी अपनी अपनी बात रखने की। उससे पहले इस सम्मेलन में काफ़ी नए लोग भी जुड़े हैं। तो मेरी इच्छा है कि जब पिछले साल गोवा में गोवा क्रांति दिवस की 75वीं और गोवा की आज़ादी के 60वीं वर्षगांठ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जो फिल्म दिखाई गई थी, अगर हम उसे, छोटी सी फिल्म है, अगर हम उसे देख लें तो जो यहाँ नए लोग शामिल हो रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। मैं टेक्नीशियन से कहूँगा कि वो जो फिल्म डाउनलोड हुई है वो कुछ समय बाद या अगर डाउनलोड हो गया हो तो उसे दिखाएं। डॉक्टर लोहिया संख्या बल के बारे में डॉक्टर लोहिया के कुछ अलग विचार थे। उर्वशियम में एक जगह है बामदिला, जिसे हम लोग बोलचाल में बॉम्बडिला भी कहते हैं। चीन के युद्ध के बाद डॉक्टर लोहिया बामदिला की यात्रा पे गए थे। बामदिला स्कूल मैदान में उनकी सभा होनी थी। आयोजकों ने इसकी तैयारी काफ़ी अच्छी कर रखी थी। तकरीबन 1 बजे का समय मुकर्रर हुआ कि डॉक्टर साहब की सभा होगी। आयोजक परेशान थे कि संख्या उतनी नहीं थी, तो जो आयोजक थे उन्होंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि डॉक्टर साहब अगर हम कुछ पल और प्रतीक्षा कर लें तो कुछ श्रोताओं की संख्या बढ़ जाएगी। अपनी आदत के अनुरूप डॉक्टर लोहिया को आयोजकों की यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनसे कहा कि नेताओं को भीड़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें चिंता करनी चाहिए कि उनकी बात कितने मनुष्यों तक, कितने लोगों तक, कितने कार्यकर्ताओं के दिल की गहराइयों तक उतरती है। अगर 5 आदमी हमारी बात सुनेंगे तो वो हमारे विचारों के संवाहक बनेंगे। 1000 लोगों की भीड़ है और हमारी बातों का उनके जीवन में कोई असर नहीं पड़ रहा है तो हमारी तकरीर करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि 5 से कुछ ज़्यादा ही रही होगी और मेरे ख्याल से 20 से कम लोग रहे होंगे। डॉक्टर लोहिया ने बामदिला के मैदान में तकरीबन 1 घंटे तक भाषण दिया और खुलकर भाषण दिया और खुले हृदय से भाषण दिया। तो आज की सभा में सभागार के मुकाबले भीड़ कम है, लेकिन कम भीड़ होने के बावजूद भी चर्चा जिन विषयों पे गंभीर हो रही है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गोवा की फिल्म अगर रेडी हो गई हो तो प्लीज़ 5 मिनट। ठीक है, तो मैं श्री प्रशांत नायक अगर हैं, नहीं है, श्री महाजीर राणा, आप 5 मिनट का समय तकनीशियन ने कहा है, तो 5 मिनट में आप अपनी बात कहें डॉक्टर लोहिया के संदर्भ में। सभागार में उपस्थित सभी साथियों को मेरी ओर से
और समस्त समाजवादी परिवार की ओर से नमस्कार, राम राम, साहब सलामत, अस्सलाम वालेकुम। जिसको जो अच्छा लगे वो उसको अडॉप्ट कर लेना, जिसको जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ देना। साथियों, कल से बहुत चर्चा हो रही है डॉक्टर साहब के तमाम उन कार्यों की जो डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी में अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करने का काम किया और इस देश की दिशा और दशा को सुधारने का काम किया। और उन सुंदूर इलाकों के अंदर जाकर के जहां पर लोग पहुंचने में भी बड़ा डर महसूस करते थे। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। उत्तर प्रदेश का जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश का आखिरी जनपद है। मुझे जिंदगी में एक बार डॉक्टर साहब को देखने का मौका मिला जब मैं बहुत छोटा था, 9th क्लास का स्टूडेंट था। और देखने के कुछ दिनों के बाद ही हम डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो वक्त ऐसा था उत्तर प्रदेश का, बड़ा उथल पुथल का वक्त था। चुनाव शुरू होने जा रहे थे, कहीं पर हो रहे थे। उसी बीच में डॉक्टर साहब हमारे यहाँ सहारनपुर में तशरीफ लाए थे और डॉक्टर साहब ने बहुत सी बातें ऐसी हैं, क्योंकि मैं तो बच्चा था, लेकिन मैं जिनके सानिध्य में रहा हुआ, आदर और सम्मान के योग्य लोग बंधु राजनारायण जी के, उनसे जो मैंने डॉक्टर साहब के विषय में सुनने का काम हुआ, तो मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर साहब जीता जागता धरती पर एक फरिश्ते का काम करते थे, जो गरीबों की रोजी रोटी, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान के जो फिक्रमंदी उनके अंदर थी, वो शायद ही कम लोगों के अंदर देखने को मिली है। अभी शहनवाज भाई ने कहा कि सरकारें हमारी बनी है उसके बाद भी, लेकिन हम अपनी उन सरकारों के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आचरण को तो भूल गए, लेकिन उनकी एक ऐसी चीज हमने पकड़ ली जिसमें उन्होंने कहा कि टूटो और सुधरो। तो हमने एक तो पकड़ ली टूटने की, लेकिन सुधरने का नाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने लेने का काम नहीं किया और काम नहीं किया कि हम भी सुधर करके कोई नई व्यवस्था पैदा कर सकें। हम बार बार टूटते रहे, अपना वजूद खत्म करते रहे और बार बार टूटने के बाद हमने अपना वजूद इतना खत्म कर दिया कि आज हमें शर्म आने लगी है कि हम भी समाजवादी हैं। ये कहते हुए हम लोगों को जब हम क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो लोग हमसे पूछते तुम कैसे समाजवादी? जहां पर बहु बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं और समाजवादी चुप हो, जहां पर जिस देश के कोने के अंदर मॉब लिंचिंग होती हो और समाजवादी चुप हो, जहां पर वो लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहने का काम करते हैं, जो राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं, और वो राष्ट्र विरोधी कार्य करते रहे और समाजवादी चुप हो, तो मैं ये समझता हूं कैसे समाजवादियों को समाजवादी कहने का कोई अधिकार नहीं है जब तक हम उस समाजवादी चिंतन को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। दोस्तों, आज क्या है देश के अंदर? आज देश के अंदर चारों तरफ अंधकार है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज राष्ट्रवादियों की सरकार ने, मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि नारा दिया बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने के बाद आज समाजवादी लोग चुप हैं। उस नारे को लेकर के जो डॉक्टर साहब ने धरती पर उतारने का किया कि नर और नारी की में समानता होनी चाहिए, और जिस मुल्क के अंदर नर और नारी के अंदर असमानता होगी वो देश नहीं होगा, उस देश की सीमाएं टूट जाएंगी दोस्तों। लेकिन आज मेरे देश के अंदर नर और नारी की समानता का वो डॉक्टर लोहिया का विचार आज गौण हो चुका है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, तमाम यहां आने हुए समाजवादियों से कहना चाहता हूं कि वाकई अगर आपके हृदय के अंदर डॉक्टर साहब की जरा सी भी कोई चीज है तो आओ, बाहर निकलो, सड़क पर निकलो। और जिस देश की सड़कें सूनी हो जाती हैं उस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं हुआ करता। समय कम है, इसलिए मैं फिर अपने साथियों का मुबारकबाद देता हूं और आयोजकों को मुबारकबाद देता हूं, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं, भाई अभिषेक को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे वक्त पर यह सेमिनार रख करके बहुत ही एक अच्छा कार्य करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। हमारे दीपक मिश्रा, लखनऊ। क्या बोले, वक्त की आंधी ने कई घरौंदे तोड़ दिए। इन असफल निर्मितियों के शौक कल पहचाने जाएंगे। मेले में भटके होते कोई घर को पहुंचा देता, घर में भटके हैं क्या थौर ठिकाने पाएंगे। जब डॉक्टर लोहिया का जिक्र हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जिक्र हो, आचार्य नरेंद्र देव जी का जिक्र हो और निरपेक्ष भाव में हो, तो हम अपने आप को महानता के उस उत्तुंग शिखर पर बैठा देते हैं जहां से धरती का आदमी आम नजर आता है। गॉड टू गॉड, सीजर टू सीजर। हमें यह तो देखा जाए, ये सही है कि हम लोहिया, जयप्रकाश, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद नहीं हो सकते, ये सच है, स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन वैसे तो हो सकते हैं जैसा उनके अनुयायी को होना चाहिए। हम तो वह भी नहीं है। जुबान कहती है सारा कसूर उनका है, जमीर कहता है गुनहगार हम भी हैं। हमने कौन सा अपने आप को सुचिता का वह पाठ पढ़ाया है कि आज जब हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो अपना ही चेहरा विभत्स नजर आता है। एक आशंका व्यक्त किया था डॉक्टर राममोहन लोहिया ने, किस पुस्तक में याद नहीं, किसी पुस्तक में पढ़ा था। रवि राय जी के पास जब आशीर्वाद लेने गया था तो उन्होंने यह बात बताई थी, कहीं ऐसा न हो कि राक्षसों से लड़ते लड़ते हम भी राक्षस जैसे हो जाएं। हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने इस दर्द को रेखांकित किया। डॉक्टर लोहिया या उनके अनुयायी, जिसमें आदरणीय बोरबोरे जी, या साहित्य क्षेत्र में देखा जाए तो भट्टाचार्य जी, ये लोग हैं। ये लोग किस ख्वाब को जीते थे, किस स्वप्न को मानते थे, हम उस पर भी तो जरा विचार कर लें। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने एक संगठन बनाया था 1900 मेरे ख्याल से 20 और 30 के दशक में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। जब वो सशस्त्र क्रांति करती थी तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होती थी, और जब वह संगठनिक काम करती थी, पर्चा बांधना और लोगों को जागरूक करना, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होते थे, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल उसके प्रेरक पुरुष थे। यह हमारे देश की खूबी है। एक मुसलमान हसरत मोहानी, जिसने एक नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, उस नारे को लेकर एक ब्राह्मण चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक सिख फांसी के तख्त पे झूल जाता है, अपने को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, अपने को चीफ मिनिस्टर भी बनाने के लिए नहीं, अपनी आने वाली मुल्क को आजादी का ख्वाब दिखाने के लिए। वो आने वाली पीढ़ी कौन? भगत सिंह की तो शादी हुई नहीं थी, उनका तो कोई बेटा था नहीं। और मजे की बात देखिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जितने सेनानी थे सब गैर शादीशुदा थे। तो वो बच्चे कौन थे जिसके लिए आजादी का ख्वाब देखा था? वो हम थे, वो आप हैं। क्या ख्वाब था? उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, चखाएंगे मजा गुलशन के गुलची को, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवां होगा। मुझे लगता है कि उसी ख्वाब को सिद्धांत का रूप दिया डॉक्टर लोहिया ने, और उसको मूर्त रूप जीने की कोशिश की। उस सिद्धांत को धरातल पर उतारने का काम करने वाले सेनानियों में बोरबोरे जी और तमाम लोग हैं। प्रश्न यह है कि वह ख्वाब आज कहां खड़ा है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो तथ्य रखे गए। हिंदुस्तान अरबपतियों के मामले में तीसरे स्थान पर है, भारत और चीन के बाद हमें बधाई। लेकिन क्या यह तथ्य हमारे लिए शर्मनाक नहीं है कि हिंदुस्तान प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से 145वें स्थान पर है पीपी के हिसाब से? मैं यूरोप की यात्रा में गया तो यह आंखों देखी सच है। ये वहां का अमीर हमारे यहां के अमीरों से अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का घर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से 4.5 गुना बड़ा है।
हमारे राष्ट्रपति भाजपा या सपा या कांग्रेस या प्रसपा के नहीं होते। हमारे राष्ट्रपति का घर विक्टोरिया के घर से भी 1.5-2 गुना बड़ा है, बगीचा तो बहुत बड़ा है। लेकिन अमेरिका का भी यही हाल है। लेकिन अमेरिका का गरीब आदमी और इंग्लैंड के गरीब आदमी के मुकाबले हमारा गरीब आदमी कहाँ खड़ा है, यह एक विचार। अरबपतियों के मामले में हम 3रे स्थान पर और प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर। अभी लैंगिक समानता की बात हुई। डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति का पहला ही सूत्र लैंगिक समानता पे थी। जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम देश में रामराज चाहते हैं, उस दौर में ईश्वर के खिलाफ भी आप बोल सकते थे, लेकिन उस दौर में महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। वह व्यक्तित्व का चमक था। उन्हीं अखबार में गांधी जी के खिलाफ क्या परिवर्तन कह लीजिए इसको, इन्होंने कहा कि हम रामराज नहीं चाहते, हम सीता रामराज चाहते हैं। ये थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आज लैंगिक असमानता में हम कहाँ हैं? हमसे अच्छी स्थिति में तो हमारे पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश हैं। कोई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई लता मंगेशकर को भारत रत्न मिल जाए, इसका मतलब यह नहीं कि गार्गी का देश आज सशक्त हो गया है। इन प्रतीकों से हम अपना दिल तो बहला लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को तस्वीर नहीं खूबसूरत कर सकते। मुझे लगता है कि यहाँ बड़ी खामोशी है। एक बार एक जोरदार नारा, क्योंकि हम लोग तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। लड़ने के लिए कोई नहीं मिला तो यूएनओ चले गए लड़ने, वहां भी गिरफ्तारी देकर चले आए। एक जोरदार नारा, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर लोहिया, बोरे। आज सुबह एक मोटरसाइकिल वाले को बुलाया और कहा कि चलो ले चलो जहां बोरे की प्रतिमा लगी हो। पूरा गुवाहाटी घूम गए, उनका प्रतिमा कहीं नहीं दिखा। एक सड़क का नाम जरूर इनके नाम पे है, वो भी तिनसुखिया में है, जहां से 2 कदम आगे बढ़ जाए तो बांग्लादेश शुरू होता है। अरे गली ओली की बात है, कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। आज हिंदुस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद का। चीन हमारा पड़ोसी को जब मौका मिलता है तब धमका देता है और वीटो ला देता है। वीटो विहीन विश्व डॉक्टर लोहिया का सपना था। हम इस पर भी विचार करें। बस एक बात और, मैं अभी देख रहा था हमारे साथी ने अच्छा काम किया है, इसके लिए साधुवाद, शब्द नहीं है। लेकिन एक बार डॉक्टर लोहिया इस उर्वशीयम के क्षेत्र में 1942 की क्रांति के दौरान भी आए थे। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उन्होंने कलकत्ता में बहुत काम किया था। नेहरू जी की स्वागत समिति के सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे, वो सदस्य थे। तो 42 का भी वह दृश्य अगर इसमें होता तो मणिकांचन सहयोग होता। खैर, बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा काम, इसके लिए साधुवाद। एक जोरदार नारा के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन यह कहते हुए कि वो नारा है कि इंकलाब जिंदाबाद, जो हशरत मोहानी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तीनों को एक साथ याद दिलाता है। इंकलाब, इंकलाब। मुझे समय कम दिया गया संचालक द्वारा, अच्छी बात है। वैसे तो तेरे हुस्न का जलवा ही आम था, मेरी बारी आई तो पर्दा गिरा दिया। खैर चलिए, पर्दे में ही सही, इंकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, उनके विचार अमर रहे। वाह, चलिए मिश्रा जी, दीपक बहुत 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 धन्यवाद। बहुत खूब दीपक मिश्रा जी, thank you so much for your profound speech. And we are today at this moment at the end of the first session of the 3rd Rashtriya Vichar Manthan, and we have made arrangement for lunch outside the auditorium. You can please proceed for lunch, and we'll be back at 2:30 for the second session. Thank you so much.